हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा कैंप। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आप लोग को पता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने न्यू सिलेबस जारी की है बी फार्म का, जो 2026 से इफेक्टिव है। फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। न्यू सिलेबस में ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट में जितना भी यूनिट आप लोग को दिया हुआ है और उस यूनिट के अंदर जो टॉपिक होंगे उस सभी टॉपिक को हम बताएंगे आप लोग को। तो ये फर्स्ट पार्ट है, आगे भी पार्ट हम अपलोड करेंगे। तो चलिए इस पार्ट में थोड़ा बेसिक चीज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आप लोग का यूनिट है फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन देखेंगे और समझेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये है फार्मास्यूटिकल साइंस का ब्रांच। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होता है ये फार्मास्यूटिकल साइंस का ब्रांच है, जिसके द्वारा हम लोग केमिकल, फिजिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड के यूज करके हम लोग किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और ड्रग का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, उसको डिटर्मिनेशन करते हैं, प्यूरिटी टेस्टिंग करते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल उस ड्रग का करेंगे। तो ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत ही किया जाता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है। तो ये डिफिनेशन हो गया आप लोग का। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, प्यूरिटी टेस्टिंग एंड quality control of drug and pharmaceutical substances using chemical, physical and instrumental method। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डिफिनेशन है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के द्वारा हम लोग किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा किसी भी सब्सटेंस का हम लोग आइडेंटिफाई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के द्वारा ही करते हैं। सेकेंड जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, जो भी ड्रग होगा उसका प्यूरिटी को डिटरमाइन हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है। तो ड्रग के प्यूरिटी को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। जो थर्ड जो है, जो एपीआई होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं ड्रग में, उसका हम लोग क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि उसमें कितना मात्रा में वो एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला हुआ है उस ड्रग में। तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं, क्वांटिटी को यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट का। जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, एडल्ट्रेंट और इम्प्यूरिटीज अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। जो फिफ्थ जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव, अगर कोई मेडिसिन है तो उसका क्या क्वालिटी है, उसका सेफ्टी क्या है और उसका एफिकेसी क्या है, वो हमारे बॉडी पे कैसा इफेक्ट पहुंचाएगा। तो ये इंश्योर करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के द्वारा ही करते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब डिफरेंट टेक्निक है एनालिसिस का। डिफरेंट टेक्निक का यूज करके हम लोग किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज एंड ड्रग का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स का टेक्निक है, यहाँ पे 3 टेक्निक देखेंगे। जो पहला टेक्निक आप लोग का है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस को हम क्लासिकल एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये क्लासिकल एनालिसिस या केमिकल एनालिसिस जो है ये बेस्ड है केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन के आधार पे ये काम करती है। तो ये 2 तरह से होता है, इसका 2 टाइप्स है। पहला जो टाइप्स है क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो सेकेंड टाइप्स है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप लोग को पता है कि क्या होगा, यहाँ पे क्वालिटी चेक किया जाता है। किसी भी सब्सटेंस या ड्रग का यहाँ पे क्वालिटी को फाइंड आउट किया जाएगा, तो वो क्वालिटी एनालिसिस के अंदर आएगी। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस जो प्रेजेंस रहेगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी सब्सटेंस या ड्रग का हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे क्लोराइड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सल्फेट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आयरन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आर्सेनिक का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये फिजिकल एनालिसिस के द्वारा हम लोग इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे ये नाम से ही क्लियर है,
क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो जो सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग दो तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड है डिटर्मिनेशन का। पहला मेथड जो है वो वॉल्यूमेट्रिक या इसी को टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, और जो सेकेंड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे दो तरह से हम लोग सब्सटेंस के अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट को डिटरमाइन करेंगे। तो ये केमिकल एनालिसिस का दो फॉर्म हो गए। पहला जो फॉर्म है क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो सेकंड फॉर्म है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये केमिकल एनालिसिस का टाइप्स आप बोल सकते हैं। जो सेकेंड टेक्निक है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किसी भी ड्रग या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज का उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसको एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। तो कुछ एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंट का। पहला जो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री। ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करके किसी भी ड्रग या एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस का हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको डिटर्मिनेशन करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जो सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है इंफ्रारेड, इसको शॉर्ट में आईआर बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो थर्ड है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट में इसको बोलेंगे एसपीएलसी। और जो फोर्थ है गैस क्रोमेटोग्राफी, इसको शॉर्ट में जीसी बोलते हैं। और जो फिफ्थ है फ्लेम फोटोमेट्री। और जो सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको शॉर्ट में एएएस बोलते हैं। और जो सेवेंथ जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में हम लोग पीएच मीटर का यूज करते हैं और कंडक्टोमेट्री हम लोग यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, यहाँ पे ये मेथड में हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट पीएच मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और कंडक्टोमेट्री यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यहाँ पे फॉलो होगा। तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करके किसी भी सब्सटेंस और या ड्रग को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो थर्ड जो है आप लोग का बायोलॉजिकल एनालिसिस। बायोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा हम लोग किसी भी सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड ड्रग को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसके पोटेंसी को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल यूज करें या टिश्यू यूज करें। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग किसी भी ड्रग के पोटेंसी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, उसके पोटेंसी को डिटरमाइन करते हैं। तो एग्जाम्पल जो है उस मेथड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ड्रग का पोटेंसी डिटरमाइन करते हैं। जो पहला मेथड है बायोएस्से, किसी भी ड्रग का क्या करेंगे हम लोग बायोएस्से करेंगे। और सेकेंड जो मेथड है माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से। माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से ये सेकेंड मेथड है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एनालिसिस में दो मेथड यूज होते हैं जिसके द्वारा किसी भी ड्रग का हम लोग पोटेंसी को फाइंड आउट करते हैं विद बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यू। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है अब हम यहाँ पे जो थर्ड जो पॉइंट है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मेथड क्या है, कौन कौन से मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 7 तरह का मेथड है। सेवेंथ मेथड आते हैं किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए पहला जो मेथड है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ के द्वारा यहाँ पे सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग परसेंटेज के टर्म में लिखते हैं, परसेंटेज के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ कहलाता है। तो ये 3 तरह के होता है। परसेंटेज W/W, इसका मतलब होता है ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में।
जो सेकेंड है परसेंटेज W/V, मतलब इसका मतलब होता है ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे W/V में ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा, वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे थर्ड जो है परसेंटेज V/V, तो यहाँ पे ml ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो ml होगा वो प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीन तरह से हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ को लिखते हैं। तो ये अमाउंट है सॉल्यूट का, सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग परसेंटेज के टर्म में लिखते हैं, तो वो परसेंटेज स्ट्रेंथ कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं 5% W/V NaCl का मतलब होता है, तो ये डाइल्यूशन हुआ 5% W/V NaCl, तो ये क्या है डाइल्यूशन हो रहा है। तो इसका मतलब होता है 5 ग्राम जो NaCl होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, 5 ग्राम जो NaCl होगा वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो हम लोग 5% W/V NaCl सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए जो नेक्स्ट जो मेथड है मोलरिटी, मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो ये आपका मोलरिटी जो होता है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट जो होंगे जो लेस अमाउंट में होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट रहेगा वो उसका मोलरिटी कहलाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो मोलरिटी का यहाँ फॉर्मूला होता है तो इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, M इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे वो लीटर में लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इससे हम किसी भी सब्सटेंस का हम लोग मोलरिटी चेक कर लेंगे। तो इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर, यूनिट क्या होगा इसका मोल पर लीटर। तो ये मोलरिटी हो गया। जो थर्ड जो टेक्निक है, जो थर्ड जो मेथड है किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए वो मोललिटी है। तो मोललिटी जो होता है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो किस में प्रेजेंट रहेंगे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल उसमें कितना प्रेजेंट है वो मोललिटी के द्वारा यहाँ पे फाइंड आउट होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जो सॉल्वेंट का जो मास लेंगे वो kg में हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इसका यूनिट होता है मोल पर kg, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहीं से यूनिट डिराइव्ड होता है, नंबर ऑफ मोल मतलब मोल पर केजी, ये यूनिट मोलरिटी का हो गया। चलिए फोर्थ जो आप लोग का यहाँ पे मेथड है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉर्मलिटी जो होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो आपका नॉर्मलिटी कहलाता है। तो इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल N इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे वो लीटर में लेंगे। तो इसका जो यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मलिटी का यूनिट हो गया जो आप लोग के यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। ये चलिए पांचवा जो आप लोग का मेथड है जिसके द्वारा हम लोग सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं वो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये रेशियो है। तो कोई भी अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसका हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे हम लोग x से रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन हम ए कंपोनेंट का अगर देखें तो यहाँ पे XA लिखेंगे। तो XA इजकल टू मोल ऑफ A, क्योंकि हम लोग यहाँ पे A का देख रहे हैं, तो मोल ऑफ A बाई टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा जो रेशियो के फॉर्म में निकलेगा। तो चलिए जो छठा जो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ देखेंगे, पार्ट पर मिलियन, इसको शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं डाइल्यूशन बनाने में करते हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 पार्ट पर मिलियन इजकल टू पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा तो वो 1 ppm कहलाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 1 ppm इजकल टू 1 mg पर लीटर। तो ये ppm हो गया। सेवेंथ जो मेथड है पार्ट पर बिलियन, ऊपर में मिलियन था यहाँ पे बिलियन आ गया, पार्ट पर बिलियन। तो यहाँ पे जो पार्ट पर बिलियन का यूज हम लोग अगर कोई भी सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं, एक्सट्रीमली कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्ट पर बिलियन यूज करेंगे एक्सट्रीमली कंडीशन में। तो पार्ट पर बिलियन इजकल टू होता है 1 μg, ये माइक्रोग्राम है, 1 माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 माइक्रोग्राम सॉल्यूट जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो बी इजकल टू 1 μg ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट में 1 ppb इजकल टू 1 μg पर लीटर कहलाता है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को देखेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है और वो उसका एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड नाम से ही क्लियर है। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है ये हाईली प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटी आपको फाइंड आउट नहीं होगा, और वो स्टेबल होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाता है। अगर इसका अगर वेट एक्यूरेटली लिया जाए तो ये इसको डायरेक्ट प्रिपरेशन किया जाता है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब ये हाईली प्योर होगा, इसमें इम्प्योरिटी 0% होंगे, स्टेबल होगा, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होगा, और इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वेट जो होंगे एक्यूरेटली लेना पड़ेगा, एकदम सही वेट लेना पड़ेगा उस सब्सटेंस का, प्राइमरी स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए हाईली प्योर स्टेबल नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस दैट कैन बी वेज्ड एक्यूरेटली टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डायरेक्टली। तो अब इसका थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जो पहला कैरेक्टर है हाई प्योरिटी, मतलब ये आपको पहले ही बताया कि ये प्योर फॉर्म होता है, तो ये हाईली प्योर होगा। सेकेंड जो है स्टेबल इन एयर, मतलब ये एयर में स्टेबल रहता है, यानी ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, एयर में जो मॉइस्चर होगा उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये एयर में भी स्टेबल रह सकता है। थर्ड जो है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो फोर्थ जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो हाई होगा क्योंकि प्योर फॉर्म है। फिफ्थ जो है सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होगा। और उसका सिक्स्थ जो कैरेक्टर है ये कंप्लीटली रिएक्ट करता है और स्टोइचियोमेट्रिकली ये रिएक्ट करता है।
जो सेवेंथ जो करेक्टर है ये रेडली अवेलेबल हो जाएगा और इनएक्सपेंसिव होते हैं। तो ये करेक्टर है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड का। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला जो एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, जो Na2CO3 कहलाता है, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का। सेकंड जो है ऑक्जालिक एसिड, तो ऑक्जालिक एसिड जो होते हैं इसको C2H2O4 डॉट H2 मोलिक्यूल H2O, तो यहाँ पे ऑक्जालिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होते हैं K2Cr2O7, इसका फॉर्मूला होता है। फोर्थ जो है पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट, तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो होता है यहाँ पर इसको शॉर्ट में KHP बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को। और जो पांचवा जो एग्जांपल है बोरेक्स, तो बोरेक्स जो होते हैं Na2B4O7 डॉट 10H2O मोलिकुल, तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया। चलिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन होगा अगर उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन अगर करेंगे तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उससे हम लोग रिफरेंस करेंगे, तो स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा हम लोग एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग पता है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट यहाँ पे यूज करेंगे, 3 बार क्या करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन कराएंगे और तीनों का हम लोग एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज आएगा वही उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन होगा। तो हम लोग प्राइमरी जो सॉल्यूशन होगा उसका रिफरेंस मान के सेकेंडरी जो सॉल्यूशन होगा उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन निकालते हैं। चलिए इसका थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं। ये लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटी फाइंड आउट हो जाती है। जो सेकेंड जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और ये CO2 को भी एब्जॉर्ब करता है। जो थर्ड जो है इसमें इम्प्योरिटी फाइंड आउट होगा जो आपको पहले बताए हैं। और जो फोर्थ जो आप लोग का कैरेक्टर है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, इसमें इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज कर सकता है। अगर इसको आप रख रहे हैं कुछ दिनों तक रख रहे हैं बना के, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज कर जाएगा क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसका कंसंट्रेशन अल्टर्ड हो सकता है, तो इसको टाइम टू टाइम यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर, यहाँ पे जब चेंज होगा कंसंट्रेशन तो यहाँ पे आपको बताए हैं कि टाइम टू टाइम क्या होंगे फ्रीक्वेंटली स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। तो ये आपका कैरेक्टर हो गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूशन फॉर्म को हम लोग रिएजेंट फॉर्म में बना के रखते हैं। वॉल्यूमेट्री सोल्यूशन भी होता है और रिएजेंट भी होता है, जनरल रिएजेंट, तो इसको हम लोग बना के रखते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड को रिफरेंस में लेके ये बनाते हैं। सेकेंड जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, थर्ड जो हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो फार्मूला है KMnO4, और जो फोर्थ जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका फार्मूला होता है। और जो पांचवा है आयोडीन, इसको I2 से लिखते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जो होते हैं I2 होते हैं। यहाँ पे नोट में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है उसका यूज सेकेंडरी सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन में करते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो यूज होगा वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे उसका जब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का हम लोग यूज करते हैं जो बताए हैं आपको। यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग रेफरेंस मान के सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइज करके उसके कंसंट्रेशन एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से ये बीफ फार्म का जो न्यू सिलेबस PCI ने जारी की है जो 2026 से इसी साल से इफेक्टिव है। तो जो सब्जेक्ट है आप लोग का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट में जो फर्स्ट जो यूनिट में जो बेसिक चीजें हैं उसका हम लोग यहाँ पे आपको बताए हैं। तो इस तरह से हम बेसिक जो चीजें हैं जो न्यू सिलेबस में आप लोग का जो सब्जेक्ट है
फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री जो न्यू सिलेबस जो पीसीआई ने जारी की है जो 2026 से इफेक्टिव है, तो उसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें थी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वो बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम देखे हैं जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। तो अगर आगे भी ये पार्ट फर्स्ट था, सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।